नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य काल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मौर्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। हमने ये टॉपिक पूरा समझाया है, विधिवत कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरा मौर्य काल का वीडियो देख सकते हो, उसमें सभी मौर्य काल संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, फिर अब हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली आप लोग करते चलिए। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है घटना चक्र क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक वाइज घटना चक्र क्वेश्चन आंसर हमने बताए हैं, समझाए हैं। उनको आप कर लोगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा। क्लियर? चलिए अच्छे देखते हैं हम लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कॉपी पेन लेके भी बैठा करिए जो हो सके, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, नोट कर लिए। एग्जाम हॉल में आपको 1000 पन्नों के करीब जो घटना चक्र की हिस्ट्री किताब आप नहीं देख पाओगे। उस समय जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आप उस समय कुछ तरीके से देख सकते हो। नॉर्मल चीज़ें तो आपको दिमाग में बनी ही रहती हैं। ठीक है, जब टॉपिक आप पढ़ते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करें। पहला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इनके विषय में और जानकारी हम लोगों को मिलती है। देखिए क्या है मामला। जानकारी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो उसी में सबसे महत्वपूर्ण एक स्रोत माना जाता है साहित्यिक स्रोत। उसी में हम लोग देखते हैं विशाख दत्त की देवीचंद्र गुप्तम और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। खासकर देवीचंद्र गुप्तम में तो गुप्त वंश की जानकारी मिल रही है, और जो हम लोग देखें विशाख दत्त की जो है मुद्रा राक्षस, उसमें किसकी जानकारी मिल रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की। प्लस जो है और भी बुक हैं, जैसे आपकी वृहद कथा मंजरी है, कथा सरित सागर है, ये सब पुस्तकें भी हैं। उसमें भी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य की मिलती है। प्लस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है कि इनको जो है यूनानी में एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहा गया। एंड्रोकोटस किसने कहा था? प्लूटार्क और एरियन ने कहा था। सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान तो विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन सेंड्रोकोटस इनको बताया है जस्टिन ने, और जस्टिन ने बताया सेंड्रोकोटस और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, और उसमें सेंड्रोकोटस का मतलब कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इससे वो भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात तक शासन किया, मालवा तक शासन किया, साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन और दक्षिण भारत तक शासन किया, उससे जानकारी मिलती है। क्लियर? फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत में पहले साम्राज्य, ये बार बार पहले साम्राज्य की बात क्या आती है, इतना बड़ा साम्राज्य अभी तक नहीं हुआ था। सबसे पहली बार एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब जो पश्चिम सीमाएं पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए ईरान तक जाती थी, इधर हिमालय तक थी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश दक्कन का क्षेत्र तक था, और पूर्व में जाओगे तो बंगाल की खाड़ी तक था। इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब कह सकते हो ब्रिटिश भारत में भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना बड़ा साम्राज्य किसके समय स्थापित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और जानते ही हो आप, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसमें चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, चाणक्य कौन थे? इनके गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त है, मौर्य है, वर्धन है, जानते ही हैं। सीक्वेंस सेट किया जाए, सबसे पहले मौर्य आते हैं। मौर्य के बाद जो हम लोग देखें, किसको देखेंगे? कुषाण को देखेंगे। मौर्योत्तर काल में आपको पता ही है, शक हैं, पहलव हैं, यूनान है, शक हैं, पहलव हैं, और कौन है? कुषाण है। तो कुषाण उसमें आते हैं, मतलब मौर्यों के बाद में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, इसके बाद गुप्त देखते हैं। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर चलता है काल, जिसमें वर्धन वंश आता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो सीक्वेंस सेट करने को आता तो 1 2 3 4 हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया सबसे पुराना कौन है, किसको टिक मार दोगे? मौर्य को। क्लियर? देखिए सब लिखा हुआ है। जो है मौर्य राजवंश क्या था? 321 से 184 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कौन है? भास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है, अश्वघोष। बच्चों विशाख दत्त की जो एक बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। क्लियर? अगला हम लोग देख रहे हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक हैं जस्टिन। सेंड्रोकोटस किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को।
क्लियर। अगला, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो की थी विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स। तो देखिएगा ये भी क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसने किया था? जस्टिन ने किया था। किसने किया? जस्टिन ने। फिर आइए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के थे। क्लियर। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दोनों नामों से भी विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एकमात्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर आधारित पुस्तक कौन सी लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन लिखी किस पे गई है? राजनीति शास्त्र पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उन्हें द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वान निष्कर्ष निकाला कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। देखिए, चाणक्य को हम लोग पहचानेंगे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों नामों से। ठीक है, बचपन का नाम यहाँ पर आयोग ने विष्णुगुप्त को ही माना है। क्लियर। हाँ, फिर आइए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन काल के सिद्धांत और आभास, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चे, न आर्थिक संबंध पर थी, न शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास हैं। ठीक है, ये और धन संचय, विदेश नीति। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास तो बात हो सकती है, विदेश नीति भी हो सकता है। देखते हैं इसमें हम लोग क्या है। इसमें मौर्य काल में राजनीति अर्थशास्त्र के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। रचित कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो ये किससे दो बातें हो गई इसमें? एक तो क्या है? शासन कला के सिद्धांत है और विदेश नीति है। तभी एक से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत रखा है। सप्तांग सिद्धांत में किसकी बात की गई? कोष की बात की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब धन संचयन की भी बात हो रही है इसमें। राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, ठीक है, दंड है, मित्र है। ठीक, तो ये भी याद रखिए किस नंबर पे कोष आ रहा है? 5वें पे। ठीक है, तो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत से क्वेश्चन आया है कि सबसे अंतिम किसको दिया है? मित्र को। सबसे प्रारंभ किससे किया है? राजा से। तो आप पूरा याद रखिए, मतलब 5वां दे दे तो राजा हो गया, अमात्य हो गया, फिर जनपद हो गया, फिर दुर्ग हो गया, दुर्ग के बाद कोष हो गया, और कोष के बाद दुर्ग हो गया, फिर दुर्ग के बाद क्या है? कोष, कोष के बाद दंड, दंड के बाद मित्र। देख, कोष है, कोष के बाद दंड है, दंड के बाद क्या है? मित्र है। क्लियर। एक सेकंड, अभी तुरंत आई लाइनिंग रुकेगा। आप क्लियर हुआ? ठीक, चलिए। हाँ, तो सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। देखो, सबसे पहले राजा, फिर अधिकारी होना चाहिए, बढ़िया, फिर जनपद मतलब पूरा क्षेत्र, फिर जनपद तभी रहेगा जब दुर्ग मजबूत होंगे, और दुर्ग के लिए क्या चाहिए? कोष, धन चाहिए। धन होगा, इतना सब हो चुका है, मतलब राजा, अधिकारी, और फिर जनपद और दुर्ग, और फिर कोष। अब इसके बाद एक दंड की व्यवस्था भी चाहिए, जो अनुशासनहीनता जिससे ना हो, और फिर सबसे अंतिम स्थान मित्र को भी दिया है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, फिर आइए, अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासन की भी है, कृषि की भी है, शिल्प की भी है, व्यापार की भी है। क्लियर। चलिए, तो अर्थशास्त्र आप पूरा जान गए होंगे। अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें हैं? सप्तांग सिद्धांत दिया है, विदेश नीति दी है, राज शासन शास्त्र पर आधारित पुस्तक भी है, प्लस इसमें शिल्प के बारे में भी है, व्यापार के बारे में भी है, एग्रीकल्चर के बारे में भी दिया गया है। क्लियर। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसकी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। फिर आइए हम लोग, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार
राज्य का 7वां अंग कौन है? राज्य का 7वां अंग जानते हो कौन था? देखो आया है यूपीपीसीएस प्री में 2015 में, कौन है? मित्र है। ठीक है, फिर आइए अगला क्वेश्चन। सुहृदय मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृदय मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिसे राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यम भावी है। जिस राजा के मित्र क्या हो? लोभी हो, कामी हो और क्या हो? कायर हो, तो उसका क्या है? विनाश संभव है। ठीक है, तो मित्रता हमेशा ऐसे लोगों से ना करें। क्लियर? कायर हो, कामी हो और जो है लोभी लालची टाइप का हो, ऐसे लोगों से मित्रता में सही में दूरी बना के रखे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ पे हम लोग पहुंचे? हाँ, अगला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक नहीं, राजनीतिक नीतियों पर। किस पर डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु जो राजनीतिक शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अच्छा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। ठीक, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का हक मिलता था। बताइए इसमें कौन सही है? अब पहले पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया सकता है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप क्या कह सकता है? किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है? दास बना सकता है। थोड़ा दिमाग में रखिएगा। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था। स्त्री दास को अपने मालिक से जो है संसर्ग से जो संतान उत्पन्न हो जाएगा तो स्त्री और बच्चा दोनों क्या हो सकते हैं? दास मुक्त हो सकते हैं, ये भी संभव है प्रावधान। परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। ठीक है, कथन एक और दोनों सही है। मतलब यदि स्त्री दास स्त्री है और उसका जो मालिक से यदि संबंध होता है और फिर बच्चा होता है तो स्त्री और बच्चा दासता से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन वो बच्चा ये नहीं कह सकता है कि वो मतलब मालिकाना हक अपना वो नहीं जाहिर कर सकता है, साबित नहीं कर सकता इस आधार पे। ठीक है, तो ये बातें दी गई हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है? इसमें क्या हो गया? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। फिर स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती। दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। फिर सही हो सकता है ये भी, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये वाली बात क्या है? गलत है। 3 3 3 3 सब जगह है, तो कौन हो सकता है? 1 और 2 सही है। क्लियर? अगला, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बहुत फेमस है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस। मैकियावेली से तुलना कौटिल्य की, और इनकी अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जा रही है? प्रिंस से। क्लियर? अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्लियर? फिर आइए, किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? डाइमेकस जानते हो किसके शासन काल में? बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, सीरिया के राजा कौन थे? एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, या मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। क्लियर? मेगास्थनीज इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य में आ चुके थे। ठीक है, फिर आइए, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष के कुछ अलग चीजें हैं। देखो, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पसादिका। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नए मिल रहे होंगे, उनको लिख लीजिएगा। जैसे अशोक हैं, उन्होंने अपने पिता के ही समय अवंती को क्या कर लिया? अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। और इसका वर्णन बुद्ध घोष की किसमें मिलता है? समंत पासादिका में मिलता है। समंत पासादिका, ये एमपीपीसीएस में आया था 2020 में। ठीक है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक अवंती का उपराजा था। बुद्ध काल
में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंत जिसकी राजधानी उज्जैनी पढ़े हो, और दक्षिणी जिसकी राजधानी महिष्मती। तो अशोक ने अवंती महाजनपदों को अपने साम्राज्य में ला लिया था। बुद्ध घोष की समंत पासादिका में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का। जानकारी मिली है, देखिए बिहार में बुलंदी बाग और कुम्भरहार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के जो अवशेष हैं उसकी जो है मिले हैं। ठीक है, इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, ठीक है, परकोटे मतलब चार दीवारी टाइप की, नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कह सकते हो जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल की जानकारी दो जगह से मिल रही, एक है कौन? बुलंदी बाग, और दूसरा कौन है? कुम्भरहार। ठीक है, तो याद रखेगा। और ये दोनों किसके पास हैं? बिहार में पटना में स्थित हैं। किस में स्थित हैं? पटना में स्थित हैं। और लकड़ी का महल की जानकारी मिल रही है। क्लियर? फिर आइए अगला क्वेश्चन। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। फिर आते हैं हम लोग, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ? पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? जानते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, वही दक्कन विजय, दक्कन क्षेत्र था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। हम इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो कहा जाए दक्षिण विजय की पुष्टि जो की जाए तो कौन कर रहे हैं? जो है अशोक के अभिलेख भी करते हैं, क्योंकि अशोक का 13वां अभिलेख बताता है कि चोल हैं, पांड्य हैं, चेर हैं, इन राजवंशों को सती पुत्र हैं, केरल पुत्र हैं, इन क्षेत्रों में अशोक का साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था। ये अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं थे। तो इसे पता चल रहा है कि दक्षिण में अशोक का मामला देखने को नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो पढ़ते हैं किसको? बिंदुसार को, अमित्र घात जिसे कहते हो, अमित्र केडीज कहते हो, उनके विषय में कोई बहुत बड़ी युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्कन क्षेत्र तक पहुंचे थे, दक्षिण भारत तक उनके विजय अभियान रहे होंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो किसको हम लोग लगाएं? ये मालवा, गुजरात, ये पश्चिम, और पश्चिम से थोड़ा बढ़ते हुए दक्षिण तक हल्का सा, तो पश्चिम दक्षिण में कौन है? महाराष्ट्र का। तो कौन जीत रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख तो जानकारी देता ही देता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर कहां तक था? सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन के जो पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक भी था, उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। मतलब पूर्व में जो हिंदू कुश से लेकर, पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक। क्लियर? फिर आगे हम लोग देख रहे हैं अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वही है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तभी तो जानकारी मिल रही है। वहाँ गिरनार में, गिरनार पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त का शासन कहाँ पर था? गुजरात में भी या सौराष्ट्र में भी था। ठीक है, फिर आइए, और जानते हैं सिंचाई के लिए बांध का निर्माण कराया था। ये किसने कराया था? जो पुष्य गुप्त ने। प्रांतपति के कौन थे इनके? पुष्य गुप्त ने कराया था। अगला, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्लियर? फिर आइए अगला क्वेश्चन। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? जानते ही हैं। सिकंदर जब चला गया था तो सिकंदर ने जो है अफगानिस्तान है उधर पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र किसको सौंप दिया था? सेल्यूकस को। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। ठीक है, और सेल्यूकस उसमें पराजित हुआ था। ये लिखा है, कौन सा हो गया ऑप्शन? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। फिर आइए,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। आरो में आया था क्वेश्चन है। अब देखो ये सब है, दक्षिण का राज्य नहीं है, ये भी खाली श्रीलंका भी है, इधर तक तो था। ये अशोक के समय हो सकता है, अशोक उसके शासन काल के अंतिम समय। और कि अशोक का शासन कहाँ नहीं तक था? दक्षिण तक। दक्षिण का देखो एरिया खाली नहीं है। श्रीलंका भी का एरिया क्या है? ताम्रलिप्त पर भी उसका अधिकार नहीं था। ताम्रलिप्त किसको कहा जा रहा था? श्रीलंका को। इसका 13वां अभिलेख अशोक का बताता है सब कि दक्षिण के राज्यों पर उसका अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर आइए देखो लिखा है, अशोक के साम्राज्य दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अशोक का साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविमी आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने की थी? अशोक ने ही की थी। फिर आते हैं हम लोग देख रहे हैं, अशोक अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता, करुणा, इसके त्रिविमी आयाम थे। सहिष्णुता है, करुणा है और क्या है आपका? उदारता। ये त्रिविमी आयाम थे। ये किसके? जो अशोक ने नया जो अपना धर्म चलाया था उससे। ठीक है, जो परंपरागत धर्म के नियम वगैरह थे उनसे वो क्या था? हट के था। और ये किस पे फोकस था? मानव कल्याण पर। फिर आइए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अब बताओ, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, कौन नहीं सम्मिलित था? दक्षिण का कोई आ जाए वही सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये सब है। देखो लिखा है, भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केलरपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का प्रत्यंत एवं सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण राज्यों का अभिलेख जो है उल्लेख हुआ है? 13 में भी हुआ है और किसमें हुआ है? दूसरे में भी हुआ है, दोनों में हुआ है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है कौन से? शिलालेख है, पत्थर वाले। एक कौन है? स्तंभ लेख है, स्तंभों पर लिखे हुए। एक कौन है? गुफाओं में लेख। अशोक के द्वितीय अभिलेखों में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें देखो 13वां लिखा ही नहीं, दूसरे में भी है, 13वें में भी है, तो इसमें कौन मिल रहा है? दूसरा, तो दूसरा को रखोगे। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम अस्पताल औषधि विभाग निर्माण करवाया था। ये अशोक का अभिलेख बताता है। ये किसने कराया था? अशोक ने। प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग। फिर आइए देखिए, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वर्ण संपूर्ण प्राणी जगत के लिए उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर भी क्या लगा दिया था? अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अनेक शासनकाल में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभागों का निर्माण भी कराया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। जानते हैं कौन बताता है? देवानाम प्रियदर्शी बताता है, क्योंकि देवानाम प्रियदर्शी कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर को मानने का नाम लगता है। वैदिक धर्म में ही देवता इत्यादि की बात ज़्यादा की जाती है, तो ये वाली बात क्या हो रही है? बिल्कुल सही है। अशोक ने 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, और 269 ईस्वी के शासनकाल में उसने अपना क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। और फिर जो देखा जाए, उसने देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में क्या है? सुंदर, में उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। देवानाम प्रियदर्शी देवताओं से जुड़ा हुआ नाम है, तो इससे इसके संकेत किसके मिल रहे हैं? हिंदू धर्म से जुड़े होने के संकेत मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? ठीक, अशोक के अभिलेख, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन ये भी आया है, 2 और 3 रख लीजिएगा। दीपवंश है, महावंश, इसमें लिख लेगा एक लाइन कहीं पे अपना। जो तृतीय बौद्ध संगीत जानते हैं कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। जानते हैं कौन अध्यक्ष था? मोगलपुत्र तिस्स था अध्यक्ष उसका। ठीक है, क्लियर? मोगलपुत्र तिस्स था उसका अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में जो हुई, लेकिन जो कहा जाए इसकी जानकारी किसमें मिल रही है? दीपवंश और महावंश में। क्लियर? देखिए क्या हुआ, पाटलिपुत्र में बौद्ध की तिथि संगीत हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलपुत्र तिस्स नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी, याद रखेगा। तो अशोक के तीसरी बौद्ध संगीत की जानकारी किसमें मिल रही है? दीपवंश और महावंश में, याद रखिएगा, कंफ्यूजन में आता है। अशोक के शासनकाल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? जानी गए होगी, कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ।
देखो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म से, और वो चंद्रगुप्त को ले लोगे तो भागवत धर्म से हो जाएंगे, तो चंद्रगुप्त कुल मिला के बौद्ध धर्म के नहीं थे अनुयायी। फिर बिंदुसार ले लोगे, आजीवक संप्रदाय से थे, तो ये भी नहीं रह गए। अशोक और दशरथ दोनों किससे थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 2 और 4 ऑप्शन है कोई, तो कौन से हो जाएगा? 2 और 4, डी वाला। मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम पीदस्सी की उपाधि धारण करता था। क्वेश्चन आ जाए, अशोक के अलावा मौर्य वंश के किस शासक ने देवानाम पीदस्सी की उपाधि धारण की थी? दशरथ। ऐसे क्वेश्चन कठिन बन जाते हैं, ठीक है। रज्जुक थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी। देखो अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक ने रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है, ठीक है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों को नियुक्त की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन आ सकता है। रज्जुक का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मैंने लिखवाया है अभिलेख में, तो कौन अभिलेख है? चौथा अभिलेख, ठीक है, ठीक है, चौथे अभिलेख में है। और रज्जुक एक प्रकार का क्या था? जिला अधिकारी, जिसके पास न्याय और राजस्व दोनों पावर्स थी, दोनों शक्तियां थी, ठीक है। और जो है अशोक ने बताया है कि जैसे माता पिता अपने बच्चे को धात्री के हाथों में देकर चैन की बंसी आते हैं, चैन से रह सकते हैं, उसी प्रकार हमने ग्रामीण लोगों को जो है किसके हवाले किया है? किसके निर्देशन में रखा है? रज्जुकों के निर्देशन में रखा है, ठीक है। तो सोचो रज्जु को कितना बड़ा अधिकारी अशोक मानता है एक हिसाब से। हाँ, सार्थवा किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। ये तो वर्ड मैंने भी सार्थवा कहीं ना कहीं लिखा होगा। सार्थवा किसको कहते थे? व्यापारियों के काफिले को, ठीक है। सार्थवा बहुत फेमस रहा है शब्द। फिर आइए, काफिलों को क्या सार्थवा की संज्ञा दी थी? इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। तो कौटिल्य ने भी जो है अर्थशास्त्र में भी सार्थवा की बात की है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारी था, युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था, अग्रहारिक। ये तो भूमि दी जाती थी उसे अग्रहारिक कहते थे। देखिए क्या है, देखो लिखा होगा, अशोक के उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। युक्त है, जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक पहले वे केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह इसे न्याय के भी कार्य जो है करना पड़ता है। ये मंडल का क्या था? पूरे मंडल का प्रधान अधिकारी था। कौन? प्रादेशिक। आयुक्त क्या था? ये जिले का अधिकारी जो राजस्व वसूल करता था, ठीक है। जिले का अधिकारी कौन था? युक्त था, राजस्व वसूल करता था। और पूरे जिले का अधिकारी, जिलाधिकारी कौन था? रज्जुक था। न्याय और राजस्व दोनों मिले थे। प्रादेशिक क्या था? ये मंडल का प्रधान अधिकारी था। क्लियर? बढ़िया गया। चाहिए अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। जानते हो सारनाथ किसने किया था? अशोक ने। क्लियर? विश्व प्रसिद्ध, अच्छा अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतीक को भारत सरकार ने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन वास्तुकला सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने। क्वेश्चन आ जाए, मौर्य युगीन सभी स्तंभ किससे बने हुए हैं? चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। क्लियर? फिर आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? सांची का स्तूप। क्लियर? स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, ठीक है। विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरतहुत का स्तूप का सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरतहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। कर्नल कलिन मैकेंजी 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। तो धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में, ठीक है। देखिए सारनाथ का कौन है? धमेक स्तूप कैसा है? गुप्तकालीन है, ठीक है। और जो आपका कौन हो रहा है? भरतहुत और सांची स्तूप। सांची स्तूप का उल्लेख मिल रहा है, कौन कर रहा है सांची स्तूप का स्थापना, निर्माण कौन कर रहा है? अशोक। क्लियर? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची को किसने बनवाया था? अशोक ने ही बनवाया था। फिर आइए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम यह भी था, काकड़, वेत्रतई, बेसनगरी। तो लिख लेना, सांची का नाम प्राचीन में क्या था? अच्छा क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम। क्या था? सांची का स्थान नाम क्या? सांची का पुराना नाम क्या था? काकड़ाम।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूप का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। चेतीय गिरि भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम में महाविहार मिलता है। इसमें कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष हैं। स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र और मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। जैसे शुंग काल में अर्धगोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। जानते ही हो, सांची के स्तूप को जो पत्थर से पुनर्निर्मित कराया था, किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। मैंने बताया था आपको। इन्होंने खासकर लकड़ी और ईंटों का बनवाया था। किसने? अशोक ने। सांची का स्तूप। क्लियर? उसमें 3 मुख्य तरीके से स्तूप हैं। एक प्रधान है और दूसरे जो स्तूप हैं वो क्या है? महामात्रों के अवशेष हैं, ये सब है। और तीसरे में क्या है? सारिपुत्र और मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हैं। क्लियर? फिर आइए इसको मिलान कीजिए छो फटाक से। कौशाम्बी, कौशाम्बी जानते हो? घोषिताराम मठ है, लगाइएगा। कुशीनगर, कुशीनगर का कौन है? राणा भर है। श्रावस्ती का कौन है? स्मारक सहेत महत है। सारनाथ कौन है? धमेक है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4 सी है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या बन रहा है? इसको जो हमने कराया था ट्रिक में बन रहा है कि नहीं? 4-2 से बन रहा है कि नहीं? वो वाला फार्मूला बन रहा है, LKG वाला, LKG स्केच बन रहा है। चेक करते हैं। जो है L फॉर लुम्बिनी, K फॉर कपिल वस्तु। ठीक है, तो 4 हो गया, 2 हो गया, और फिर G फॉर गया। 4 2 1। फिर जो आपका ठीक है श्रावस्ती, और फिर कौन है? ऐसे सारनाथ हो गया, सारनाथ। फिर कपिल वस्तु, एक कुशीनगर, और फिर कौन है? श्रावस्ती। 4 2 1 5 3 6 बन रहा है क्या? 4 2 1 5 3 6 बन रहा है। क्लियर? तो कौन हो गया? डी। देखो ये क्वेश्चन है कठिन, तो इसको मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि एग्जाम हॉल में दिमाग ना चले तो मैनेज कर ले जाओ ना, भूल जाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो जो अशोक का ये है जानने का क्रम है, इसको देख लीजिएगा एक बार। तीर्थ यात्रा के समय अशोक सम्राट निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? किसका किया था अशोक ने? LKG सक्स। LKG, L फॉर लुम्बिनी, K फॉर कपिल वस्तु, G फॉर गया, S फॉर सारनाथ, K फॉर कुशीनगर, S फॉर श्रावस्ती। हमने लिखा होगा, ये क्वेश्चन भी है, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए जो अशोक के गमन का जो है सीक्वेंस है। अभिलेखों साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट एवं विहार यात्राओं को रोक दिया था। उसके स्थान पर धम्म यात्राओं को प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद तथा 10 वर्ष बाद बोध गया और 20 वर्ष बाद रुमिनदेई गया, उनकी पूजा की। तो पहले उसने पहले कहाँ गया? बोध गया। फिर कहाँ गया? रुमिनदेई। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार सेट किया। लुम्बिनी है, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। तो याद रखिएगा LKG SKS या LKG सक्स। ठीक है, आइए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, जानते हैं कौन थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है। शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख है। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख क्या है? 14 विभिन्न लेखों का क्या एक है? समूह है, जो भिन्न 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 14 विभिन्न लेखों का समूह है। 14 है उसमें, अभिलेख 14 है, लेकिन ये कहाँ से मिले हैं? 8 भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं। वो स्थान मैंने लिखा थे सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी और सोपारा। याद आया? तो सहबाजगढ़ी, मानसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में है। फिर कौन उधर आ रहा है? कालसी उत्तराखंड में हो रहा है। गिरनार बच्चों कहाँ था? गुजरात में था। धौली और जौगढ़ उड़ीसा में था। एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में था। सोपारा महाराष्ट्र में था। याद आया? तो ये सब थे। और इस पे IAS पे क्वेश्चन भी आया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। इसके अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत और ब्राह्मी। फिर आइए, केवल 2 अभिलेखों
सहवाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर क्या है, खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। तो तक्षशिला से किस लिपि में मिला है, अरमाइक लिपि में मिला है। ठीक है, तक्षशिला मतलब और उधर जाओगे पाकिस्तान तरफ। ठीक है, फिर आइए, सरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानी तथा सीरियाई भाषा अभिलेख। देखिए, सरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया, देखो दो लिपियों से, सरकुना नामक स्थान से क्या है, यूनानी और अरमाइक दोनों लिपियों से लिखा गया, और कौन से, दोनों भाषाओं यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोका अभिलेख प्राप्त हुआ है। आप टेंशन ना लीजिएगा, इतना आपका प्रपंच दिमाग में नहीं रखना, रिलैक्स होके आपको याद रखना है कि जितना पश्चिम में जाओगे, खासकर मानसेरा और कौन है आपका सहवाजगढ़ी, वहाँ पे जो लिपि का इस्तेमाल हुआ है ब्राह्मी का नहीं हुआ है। कौन सी लिपि का हुआ है, अरमाइक का हुआ है। और थोड़ा तक्षशिला में, और ब्राह्मी का नहीं, खरोष्टी का हुआ, किसका हुआ है, खरोष्टी का। और थोड़ा तक्षशिला में बढ़ोगे, वहाँ पे किस लिपि का इस्तेमाल कर दिया गया है, अरमाइक का। एक सरकुना है, वहाँ पर यूनानी और अरमाइक का यूज कर दिया गया है, क्लियर। और एक जो आपका है कौन, जो है लंघमान, ये इसमें किस लिपि का कर दिया गया है, अरमाइक। देखो, जितना पश्चिम में बढ़ोगे उधर साइड में, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए यूनान की ओर बढ़ोगे, उधर पहले पाकिस्तान तरफ खरोष्टी, फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे कौन शुरू हो जाएगी, अरमाइक, और थोड़ा आगे बढ़ोगे कौन शुरू हो जाएगी, पश्चिम में ही यूनानी, क्लियर। तो आप, ये स्थान भारत में नहीं है, उधर ही साइड के हैं, क्लियर। तो आपको बस ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, आपको याद रखना है सहवाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में है, और तक्षशिला का जो अभिलेख है वो किस में है, अरमाइक लिपि में, बस। ठीक है, अगला ये, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, कालसी, गिरनार, मेट, सहवाजगढ़ी। देखो वही तक आता है मेन। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, जानते हो, पाली, संस्कृत, प्राकृत, किस भाषा में थे, प्राकृत में। प्राकृत ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसप थे। उन्हें अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले हासिल किया है तो किसने किया है, जेम्स प्रिंसप ने। किसने किया है, जेम्स प्रिंसप। ठीक है, अगला बढ़ रहे हैं हम लोग। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने ही। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स, क्योंकि वो लिपि ही जब है उनकी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जानते हो कौन था, जेम्स प्रिंसप था। सम्राट अशोक के राजाधीशों को सबसे पहले विकूटन किसने किया, वही पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसप ने। देख लो, मतलब जेम्स प्रिंसप इतनी बार पूछा गया। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अब उत्तर पश्चिम भाग में किस लिपि में होंगे, खरोष्टी। ठीक है, पेशावर मतलब पाकिस्तान के निकट उत्तर पश्चिम भाग में कौन थे, खरोष्टी में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ले हैं। दोनों दो अभिलेखों सहवाजगढ़ी मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। सरकुना की लिपि कौन है, अरमाइकी और यूनानी। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है कौन है, अनुराधापुर, श्रीलंका में। जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि कौन सी है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। तो क्वेश्चन आ जाए, अशोक की प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला था, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला था, श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर से। ठीक, कुछ और स्थानों से अभिलेखों में इस प्रकार के लिपि का साक्ष्य मिला जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपरहवा, सहगौरा और महास्थान। खासकर सहगौरा याद रखिएगा, कहाँ पे है, गोरखपुर में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इधर से इधर की ओर, कौन, खरोष्ठी। तो जानते हो कौन लिखी जाती है, खरोष्ठी। ठीक, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, प्रिंसप को दिया जाता है, ग्रॉट फेंड को दिया जाता है, लेसन आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, जानते ही हो कौन है, खरोष्टी। फिर अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन है, प्रियदर्शी। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी था। राजा आदि की उपाधियों में संबोधित किया गया। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का पुत्र आगे देखोगे दशरथ, उसने भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। क्लियर। आइए अगला, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, किस नाम से जाने जाते हैं, प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी।
अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रियदर्शी के रूप में हुआ है? अशोक। अशोक ने, हमने पढ़ा था कि नहीं, स्वयं को जो है सम्राट जो कह रहे हैं, किसमें कह रहे हैं? भाब्रू, ठीक है, भाब्रू में सम्राट, ठीक है। और जो है अशोक का जो नाम उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? खासकर व्यक्तिगत नाम में उल्लेख किसमें मिल रहा है? नेतूर, उडेगोलम, मास्की, गुर्जरा, इनमें मिल रहा है। क्लियर? आइए देख रहे हैं अगला। देखो, निम्नलिखित अशोकों में किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो किसमें अशोक, मैंने कहा व्यक्तिगत नाम अशोक किसमें उल्लिखित है? मास्की भी होता, गुर्जरा भी होता, नेतूर भी होता, उडेगोलम भी होता, और कौन होता? यही है, मास्की, गुर्जरा, उडेगोलम, नेतूर, ठीक है। तो इसमें क्या है? लेख में अशोक नाम मिलता है। क्या मिल रहा है नाम? व्यक्तिगत नाम अशोक। फिर आइए, अभी ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में बताया गया? प्रस्तर स्तंभों के बारे में, ये बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, गलत है, मतलब प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ये बढ़िया पॉलिश है, अखंड है, स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यही वाला। देखिए, अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं, ठीक है। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है प्रस्तर स्तंभ, ये बल्कि क्या है? पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत अशोक के स्तंभों में सही है। स्थापत्य कला में चूंकि बिल्डिंग होती है, कोई मंदिर होता है, कुछ इस तरीके का बना हो, स्तूप बना हो, तो एक पृथक की संरचना थी। क्या थी? स्तंभ, पृथक संरचना, इसीलिए इसको स्थापत्य कला में नहीं माना जा रहा है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली तो नहीं है, कंगनहल्ली ही है। देखो क्या है, कर्नाटक के कलगुर्ली जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। कंगनहल्ली में बौद्ध, यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे लिखा है रान्यो अशोक, मतलब अशोक राजा। तो कंगनहल्ली में कौन सी नदी है? भीमा नदी के किनारे बौद्ध स्तूप मिला है। इसमें अशोक का रानी के साथ है, क्या है? प्रस्तर पर रूप क्या है? चित्र उत्कीर्ण है। तो ये कहाँ मिला है? कर्नाटक के कंगनहल्ली में। एक जो है बौद्ध स्तूप में प्रस्तर पर चित्र मिला है, किसका? अशोक अपनी रानी के साथ हैं, और उस पर रान्यो अशोक लिखा हुआ मिला है, याद रखिएगा, ठीक। रान्यो अशोक उल्लिखित है। तो कहाँ पर ऐसे पत्थर पे चित्र उत्कीर्ण मिला है इस तरीके का? कंगनहल्ली। कहाँ पे? कर्नाटक में। किस नदी किनारे? भीमा नदी किनारे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाते हैं? तो हो चुका है इधर। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? जानते हैं, मास्की में है। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसने अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, जो अशोक है। क्लियर? फिर आइए, निम्नलिखित अशोकों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? गुर्जरा। देखो, मास्की है, गुर्जरा है, नेतुर है, उडेगोलम, देखो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखो, मास्की, गुर्जरा, मास्की है, उडेगोलम है और नेतुर है, तीनों कहाँ है? कर्नाटक में। और गुर्जरा कहाँ है? एमपी में। थोड़ा ये भी याद रखेगा। अशोक का रुमेंद्र स्तंभ किससे है? बुद्ध के जन्म से। किससे? बुद्ध के जन्म से। इसीलिए अशोक ने वहां पर भू राजस्व घटाकर कितना कर दिया था? 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया था, ठीक है। हाँ, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है जानते हो? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश में ही है, चूंकि और कोई है नहीं मध्य प्रदेश। यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन है? भाब्रू स्तंभ में। मैंने कहा था सम्राट किसमें बता रहे हैं अशोक? भाब्रू स्तंभ में, ठीक है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का क्या बताया? सम्राट। कंफ्यूजन नहीं होना है। अशोक नाम वो बता रहे हैं, ये व्यक्तिगत नाम गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम और नेतुर। और जो अशोक बता रहे हैं क्या? सम्राट, वो किसमें बता रहे हैं? भाब्रू। भाब्रू कहाँ है? राजस्थान में। और वो नेतुर, उदेगोलम, मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ है? एमपी में। इसलिए स्थान याद रखिए, क्योंकि बार बार इन स्थानों को राज्यों से जोड़ के पूछा जा रहा है। आईएएस शायद 2022 के कुछ पेपर प्रीलिम्स में आया था, ये धौली जोगढ़ का मिलान, इससे धौली वगैरह था कि ये कहाँ पर है, मतलब लोकेशन 1 2 3 4 करके था मिलान। जिसको पता था धौली जोगढ़ ये सब उड़ीसा में है, वो उस क्वेश्चन को कर ले गया। क्लियर? तो इसलिए मिलान पूछा था कहाँ पे कौन है। कालसी प्रसिद्ध है, जानते ही हैं। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी कहाँ है? राजस्थान में है, देहरादून में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? नैनीताल में, पौड़ी में, टेहरी में, कालसी में। कहाँ मिली है? कालसी में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धौली, देखो शायद यही आईएएस 2022 में क्वेश्चन आया है, देखो,
ठीक है, 2022 में आया था, मैं वही बोल रहा था मिलान। तो आइए 2022 में पूछ रहा है कि इसमें कितने युग सही सुमेलित हैं। धौली तो उड़ीसा सही है, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश सही है, जौघड़ उड़ीसा है, ये क्या है गलत है, कालसी उत्तराखंड है गलत है। अब बताओ एक और दो सही है कि नहीं, कितने युग सही हैं, दो। बताइए, IAS 2022 का क्वेश्चन है, तभी मैं कहता हूँ ये जो आते हैं क्वेश्चन इनको जरूर दिमाग में रखिए। बढ़े आगे। अब बताओ, सिंपल तो था, वही हमने लिखाया है कॉपी में। 2021 मैंने जो पढ़ा रहा था जिसमें लिखाया था, 22 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस तरीके के नोट्स में जब पढ़ा था तो लिखा था। तो जौघड़ और कालसी कहाँ था, जौघड़ था आपका उड़ीसा में और कालसी था उत्तराखंड देहरादून में। क्लियर। तो ये दो गलत हो गए, दो जोड़े क्या है सही हैं। आइए अगला। हाँ, अशोक के शिलालेख में धौली देखो है, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, जौघड़ उड़ीसा में, कालसी उत्तराखंड में स्थित। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। धार्मिक संश्लेषण नहीं, सहिष्णुता होना चाहिए, गलत लिख दिया हमने। 12वां, हाँ 12वां है और 6वां है, लेकिन 12वां इसमें दिया है तो वही है। यूपीपीसीएस किसमें आया था क्वेश्चन, 22 में। बहुत दिन हुए नहीं, बस 2023 से पहले वाला ही है 22। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था 12वां। मतलब देखो शिलालेख से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, IAS में आया और PCS में भी आया उसी सन 2022 में ही। क्लियर। फिर आइए देखते हैं हम लोग। धार्मिक संश्लेषण समन्वय लिख दिया, कोई बात नहीं, सहिष्णुता भी वही है। ठीक है, आइए। कलिंग युद्ध की विजेता क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में जानते हो, 13वें में है। रॉक एडिक्ट कहते हैं शिलालेख को, किसमें है, 13वें में। ये तो सिंपल ही था। ठीक, इस युद्ध में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद कब हुआ था, कलिंग युद्ध 261 में। इस शिलालेख में उसने कलिंग से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किसमें, 13वें शिलालेख में। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, किसमें है, जो है आपका मास्की में, रुद्रदामन में, जूनागढ़ अभिलेख में, जो हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग विजय का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा, ये कलिंग विजय वो वाली आ सकती है, महापद्मनंद वाली भी। और ये कलिंग विजय का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख नंद राजा वही वाली है, महानंद वाली है। ठीक है, महापद्मनंद वाली कलिंग विजय की बात की जा रही है। ठीक है, ये इस कलिंग विजय की बात नहीं है जो अशोक कर रहे हैं। अशोक के वो जो अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किसमें है, 13वें में। समझ रहे हैं। देखो, दो कलिंग विजय का उल्लेख है। एक खारवेल जो चेदी वंश का शासक था, जैन धर्म का अनुयायी था, उसके द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख जो निर्मित किया गया उसमें किसकी जानकारी मिल रही है, महापद्मनंद ने कलिंग विजय की और जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गया था। कलिंग में उसने नहरों का निर्माण किया था। और जो 13वां अशोक का अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें क्या मिल रहा है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, 261 BC में। क्लियर। हाँ, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 BC, 269 BC। फिर आइए, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। धार्मिक सहिष्णुता देखो फिर आया है 8 में, 8 में आया था, 12 में आया, कौन है, 12वां। धार्मिक सहिष्णुता बहुत पूछा जा रहा। रज्जु कभी कौन था नंबर का, 4था। और धम्म महामात्र कौन सा है, 5वां अभिलेख। और जिसमें हिंसा से दूर रहना बताया गया, पशु पक्षी इत्यादि पर मारने पर रोक लगा दी, कौन है, पहला। पहला उसमें थोड़ा पहला है, ठीक है, पहला भी है। ठीक, हाँ। और फिर दूसरे में पूरा रोक लगा दिया था। ठीक है, पहले में कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था, मोर और हिरन सप्ताह में 1 या 2 मारे जा सकते, इस तरीके की बात की गई थी, छोड़ दिया था, बाकी पे रोक लगा दी गई थी। और दूसरे में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, अस्पताल इत्यादि खोले गए थे। ठीक है, फिर आइए, अशोक के निम्न अभिलेखों में से हो चुका है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ये क्या है, अशोक का सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, जो अशोक के अनुयायी हों उनको ये बात को बहुत ध्यान में समझना चाहिए। अशोक क्या कह रहे हैं, जो है अपने धर्म के महिमा मंडन करते हुए दूसरे धर्म को क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो अपने ही धर्म को क्या पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। किसका सेंटेंस है, अशोक का। ठीक है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है। जब मैंने कहा था दूसरा और 13वां। ठीक है, अशोक का जो धम्म नीति कहीं ना कहीं मानव कल्याण के उचित था, क्योंकि उसमें अशोक ने बताया है उदारता है, सहिष्णुता है, करुणा है। ये 3 चीजें जिस व्यक्ति में आ जाए वो खुद ही महान बन जाएगा। उदारता आ जाए, करुणा आ जाए, और क्या है, सहिष्णुता आ जाए, सभी के प्रति क्या आ जाए, आदर। ठीक है, हाँ। आइए, इसमें अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों, ठीक है,
मतलब अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय तथा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें अभिलेख में चोल, पांडे, ताम्रपर्णी का उल्लेख है। ठीक है, देख लेगा, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांडे, ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब दूसरे 13वें अभिलेख में ही दोनों जानकारियां मिल रही हैं दक्षिण भारत के राज्यों की, क्लियर, और श्रीलंका की भी। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। चोल है, पांड्य है, ठीक है, और जो है सतीपुत्र, केरल पुत्र, ये सब भी है। कौन नहीं है? सातवाहन नहीं है, क्लियर, सातवाहन नहीं था। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का था। टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का था? मैंने लिखाया था, मिस्र का था। ठीक है, मौर्य शासक अशोक के 13वां शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब देखो 13वें शिलालेख से भी ज्ञात हो रहा है अशोक का जो है विदेश नीति, देखा जाए अशोक के जो है 5 जो है यवन राजाओं से के साथ क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। देख सकते हो अंतियोक या एंटियोकस सीरिया का शासक, ठीक है, तुर्मय जो है टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस कहाँ का? मिस्र का राजा। अंतिकनी एंटीगोनस या मैसेडोनिया का राजा। तो आपका एक तुर्मय हो गया, वो मिस्र का राजा या टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, और अंतकिनी कहाँ का है? एंटीगोनस, ये मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा अंतकिनी है। और मग कहाँ का है? साइरीन का शासक। और अलिक सुंदर कहाँ का है? अलेक्जेंडर ऐसे याद रख सकते हो, कहाँ का है? एपिरस का राजा। तो आपके एक हो गए तुर्मय, एक हो गए एंटियोकस, एक हो गए आपके अंतकिनी, एक हो गए आपके अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर ऐसे समझ लो। एक कौन हो गए? मग कहाँ के? साइरीन। अंतकिनी कहाँ का? मकदूनिया का। और अलिक सुंदर कहाँ का? अलेक्जेंडर एपायरस एपिरस के प्रमुख। ठीक है, ये किस अभिलेख में मिल रहे हैं? 5 यवन राजाओं के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे 13वें। कौन कौन है? एक तो एंटियोकस हो ही गए, सीरिया के शासक। एक आपको मिस्र के तुर्मय या टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फिया, इतना तो याद ही रहता है। एक कौन? अंतकिनी है, मकदूनिया के शासक हैं, मैसिडोनिया मकदूनिया। फिर कौन है? मग है, साइरीन का हो गया। और जो आपका एक आ रहा है अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर, या कह सकते हो उसे एपिरस का शासक। ठीक है, ये सब याद रख पाओ तो याद रख लेगा। ये किसमें उल्लेख मिल रहा है? 13वें अभिलेख में। और दूसरे 13वें में दक्षिण भारत के राज्यों का भी उल्लेख मिल रहा है। चोल हैं, पांडे हैं, सतीपुत्र हैं, केरल पुत्र हैं, सुत हैं, और आपका ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख मिला। ताम्रलिप्ति नहीं, ताम्रलिप्ति कौन था? वो पूर्वी तट पर स्थित क्या था? बंदरगाह था। और ताम्रपर्णी क्या है? श्रीलंका। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। क्लियर? फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? जानते हैं, 13वां अभिलेख बता रहा है। मिस्र से शासन, मिस्र से व्यवहार है, सीरिया से व्यवहार है, मैसिडोनिया से व्यवहार है, साइरीन से व्यवहार है। ये किसका था? मौर्य का। ठीक है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या? राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। बताइए, इसमें एक से अधिक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्यों एक से अधिक हो सकते हैं? कि शांति और अहिंसा भी था, और राजा जो है बड़ों का सम्मान, और मेन इसमें कौन है? धार्मिक सहनशीलता। तो अशोक की नैतिकता संहिता अपने दूसरे 7वें शिलालेख के माध्यम संदेश देता है। ठीक है, कि अपासिनवे बहुकियाने दया दाने सचे सोचये मादये साधवे च। ठीक है, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। ठीक है, कम पाप करना है, कल्याण करना है, दया भाव रखना है, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, स्वभाव में मधुरता रखनी है, साधुता बनाए रखना है। ठीक है, अशोक के दूसरे 7वें शिलालेख के माध्यम संदेश देता है। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता क्या है? निहित है। ठीक, इतना जो है जबरदस्त इनका सेंटेंस है। कम पाप करना है, कल्याण करना है, दया दान करना है, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, स्वभाव में क्या होनी चाहिए? मधुरता, साधुता बनाए रखना है। फिर आइए, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। कौन सा थे? पहला अभिलेख। ठीक है, अभिलेख भी मैंने पढ़ाए थे, वो सब लगभग फंस रहे हैं अभिलेख भी। ठीक है, आइए
अशोक के शिलालेख में पशु बल के निषेध में लेख है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई उत्सव किया जाएगा। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिए जाने जाने वाले सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, जो 2 मोर 1 मृग है। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, ठीक है। ये तीनों भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया। तोता, मैना, अरूठा, बतका, नंदी मुख, चमगादड़, रानी बिछिटियाँ, ठीक है, अस्थि रहित मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, ये सब कबूतर, ठीक है, जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम न आते हों, जो है क्या कर दिया, 5वें लेख के अनुसार सुधरा राज्याभिषेक के 26वें संधि के जीवों का वध क्या कर दिया, निषिद्ध किया गया। ठीक, आइए फिर देखो इसमें क्या लिखा है उन्होंने। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें, 15वें दिन, 30 से पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं में प्रथम पूर्णिमा को, दूसरे त्योहारों में बैलों, बकरों, सुअरों, अन्य जानवरों का बधिया न किया जाए, ये सब लिखा है। ठीक है, कुल मिला के जानवरों के प्रति इनका दया का भाव था। ठीक है, पूर्ण रूप से अहिंसावादी थे ये। ठीक है, मगर कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध से पहले नहीं, कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। फिर आइए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? सागौरा ताम्रलेख। मतलब कहा गया है खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। जब संकट काल आ जाए तो खाद्यान्न आपको क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। ये बात किसमें कही जा रही है? सागौरा ताम्रलेख है। और ये ताम्रलेख किसमें मिल रहा है? अशोक के काल में। कहाँ पर मिला है? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर जिले से प्राप्त सागौरा ताम्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई। इन्हें ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है, अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में ही सकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मतलब अकाल के समय राहत कार्य संबंधित है। कौन सा? सागौरा ताम्र अभिलेख, जो कि गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश के। और दूसरा कौन है? बोगरा जिला, जो बांग्लादेश में है। वहाँ कौन स्थित है? महास्थान है। ठीक है, जैसे कोरोना आया था उस समय महामारी में किसानों को आम आदमियों को या जो जरूरतमंद थे उनको क्या दिया जा रहा था? अनाज दिया जा रहा था। ठीक है, तो उसी बात बताई गई अकाल के समय कैसे जो है राहत कार्य में अनाज इत्यादि दिया जाएगा, खाद्यान्न संकट को दूर किया जाएगा। क्लियर? ये पूछा सकता है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्लियर? अब आइए हम लोग देख रहे हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये जो नक्शा हम लोग बनाएं तो कलिंग उड़ीसा के पास है, तो ये इधर को जाओगे दक्षिण को जोड़ेगा, इधर को जाओगे किसको जोड़ेगा? समुद्र नहीं पहुंचोगे, बंदरगाह या कोई व्यापार होगा। तो दोनों बातों को सही है। तभी अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में इसीलिए जोड़ा क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को क्या करता था? नियंत्रित करता था, इसीलिए महत्वपूर्ण था। ए और दोनों क्या है? सही है। व्याख्या भी सही होगी। ये ऑप्शन इज राइट होगा। कौन है? ए वाला क्या है? सही है। क्लियर? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, उस मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों क्या है? सही हैं। आइए फिर देखते हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया था? बच्चे, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, सातवाहनों ने दिया। ठीक है, मौर्य के बाद सातवाहन आए, उन्होंने देना प्रारंभ किया ही था। ब्राह्मणों को, मंदिरों को भू अनुदान देना प्रारंभ किसने किया? सातवाहन ने। सातवाहन किसके बाद आ रहे हैं? इनके बाद आ रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, वो सही है। ये वाला लाइन भी क्या है? सही है, क्योंकि इन्होंने जो है धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। बिल्कुल बात क्या है? सही है। गुप्तों ने सबसे ज्यादा भू अनुदान दिया था, तो ये वाली बात सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। जब भू अनुदान हो ही नहीं रहा है तो कृषक विद्रोह क्या करेंगे? तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात क्या है? गलत है। तो ए सही है, आर क्या है? गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब मेगास्थनीज को अशोक नहीं लगा दिया, हर जगह अशोक ही लगा दो। क्लियर? अब आइए हम लोग देख रहे हैं। क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत हो गई है?
कौन सा कट रहा है इधर का? अब बता दीजिएगा, उधर कट तो नहीं शुरू से गया उधर? ठीक, हाँ अब कहाँ पे हम लोग चल रहे हैं? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो चुका है। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकेसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रहा। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने कुछ भी जो भी देखा सुना उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। उसने जो है मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें 7 तरीके के समाज को विभाजित किया बताया गया था, मैंने लिखवाया भी था, ठीक है। और मेगास्थनीज की इंडिका से ही पांड्य राजाओं की जानकारी भी मिलती है। मोतियों का क्षेत्र था कौन? पांड्य बताते हैं, मोतियों का व्यापार होता था वहां से। ये किसके में? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में जानकारी मिलती है। क्लियर? फिर आ रहे हैं हम लोग, मेगास्थनी दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। मेगास्थनी दूत था किसका? सेल्यूकस का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन अभी मैं बता रहा था, किसने किया था 7 वर्गों में विभाजन? मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया था। तो किसने? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। देखिए वो 7 कौन थे? दार्शनिक थे, कृषक थे, कृषक होंगे अपने आप पशुपालक हो जाएंगे। फिर कौन थे? कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे, निरक्षर थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। ठीक है, कौन कौन था? शिवालिक नहीं होगा, कुछ और होगा उसमें वर्ड। दार्शनिक हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, पशुपालक होगा उसको लिख लिया होगा पशुपालक। कृषक के साथ क्या लगेगा? पशुपालक होगा, कारीगर है, योद्धा है, और फिर योद्धा के साथ साथ क्या है आपका? निरीक्षक है, और फिर क्या उन्होंने रखा है? सभासद या मंत्री। ठीक है, फिर आइए, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। कहता दास प्रथा यहाँ नहीं थी। मौर्य काल में कोई व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा ही कर सकता था। ठीक है, ये सब जानकारी मिल रही है मेगास्थनीज की बुक से। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मतलब दास प्रथा प्रचलित न होने का उल्लेख जो है भारत में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। कौन? ये नहीं करता ना, उल्टा करता है दास प्रथा का, दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। हाँ, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। जानते हो कौन कौन है भाई? दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, यो कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, सभासद या मंत्री है। ठीक है, फिर आइए देखो क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? हमने कहा नहीं थी। कौन बता रहा है दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक, मेगास्थनीज की इंडिका। फिर मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, ये देखो कितनी बार आया है? 7। तो इसीलिए 7 वर्गों को भी याद रख लीजिए, क्योंकि उसमें से पूछ लेगा कि 7 वर्गों में से कौन नहीं है, पता चला आपकी से। अभी तो बार बार यही पूछ रहा है किसने 7 वर्गों में विभाजित किया कई बार, तो मेगास्थनीज की इंडिका में। फिर आइए, मैं जो है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड मिलता था? मैंने पढ़ाया था, ये सब उल्लेख मिलता है। मृत्युदंड, वही कई सारी परीक्षा होती थी, जल से, अग्नि से, विष से। ठीक है, हाँ, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। ये भी देख लेगा, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इनकी कुल कितनी समितियां थी? प्रशासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। और कुल कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। और कितने सदस्य थे सब में? 5 30 सदस्य, 6 समितियां, 5, 30 कुल सदस्य, 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। ठीक है, छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। सोचिए, मृत्युदंड दिया जा रहा है किसको? करों की चोरी जो कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो कर ज्यादा ही दे देंगे लोग, कम नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, फिर आइए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। जानते हैं पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। अर्थशास्त्र लगा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 30 सदस्य पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन देखते थे। और कितनी समितियां थी? 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 6 सदस्य। और जो छठी समिति थी वो बिक्री करके जो 10वें भाग पर जो कर लगता था वो वसूल करती थी, और जो कर नहीं देता था उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। मतलब इस तरीके का प्रावधान था। क्लियर? हाँ, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता था? जानते हो कौन? मेगास्थनीज की इंडिका।
इसका इंडिका ही है। इंडिका का मूल लेखक जानते हैं, मेगास्थनीज है। अच्छा, प्लिनी की कौन पुस्तक थी? नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल जियोग्राफिका थी। नेचुरल जियोग्राफिका किसकी थी? प्लिनी की, ठीक है। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक जानते हैं कौन था? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? नापतौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नगर पालिका में जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है, ये कहाँ कब से जारी है? मौर्य काल से। ये सी वाला सही है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब किताब रखती थी, ठीक है। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। उस समय तीसरी समिति क्या रखती थी? जन्म मृत्यु का पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज या डाटा रखती थी। कौन सी तीसरी समिति? हाँ, फिर आइए अगला क्वेश्चन। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? उन्होंने विकास किया, संस्कृत कला एवं साहित्य का किया था विकास, संस्कृत कला एवं साहित्य का विकास किया। फिर सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किस में आता है? यूनानियों ने सबसे पहले किया। फिर यूनानियों के बाद सबसे ज़्यादा फिर देखा गया कुषाणों ने, फिर आगे गुप्तों ने। सातवाहन कतई सोने के सिक्के से मतलब नहीं रहता है। सातवाहन सोने का आभूषण में यूज करते थे, लेकिन सोने के सिक्के के रूप में, मतलब सिक्के में सोने का यूज नहीं कर रहे थे। कौन? सातवाहन। पोटीन चलाते थे, शीशे के सिक्के चलाते थे, तांबे के सिक्के चलाए सातवाहनों ने, लेकिन किसके नहीं चलाए? सोने के नहीं, ठीक है। तो संस्कृत कला एवं साहित्य। अच्छा, मौर्य में भी हम लोगों ने सोने के सिक्के कहीं नहीं देखे, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। प्रांतीय विभाजन था, बिल्कुल था। 5 प्रकार के प्रांत तो थे, याद कीजिए, वही उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, प्राची, ठीक है, ये सब थे कि नहीं? 5 प्रांत, ठीक है। फिर आइए, हिंदू कुस्तक साम्राज्य था, ये भी था। तो किसी में ABCD दिया नहीं है, तो हम लोग प्रायोरिटी दे संस्कृत कला साहित्य, बिल्कुल विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सही है, और एक सही है, C सही है, और D सही। अच्छा क्वेश्चन है, ACD सही है। आइए, ये सब हमने पढ़ा दिया था। उत्तरापथ था, जानते इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती जानते उज्जैन थी। कलिंग तोसली थी। दक्षिणापथ कौन थी? सुवर्णगिरी, ये जो सुवर्ण, ठीक है। प्राच्य पूर्वी की कौन थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। स्वर्ण सिक्के को प्रसिद्ध करने का संध हिंद यमन इंडो ग्रुप को आता है, तो ये बता ही चुका हूँ इंडो ग्रुप क्या आता है। भाग एवं बलि थे, राजस्व के क्या थे? स्रोत थे, ठीक है। देखो लिखा है, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का क्या था? अधिकारी था। इस कर को क्या कहते थे? भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। तो भूमि का मालिक होना ये कहाँ बताया गया है? अर्थशास्त्र में। क्लियर? मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमोई सीताध्यक्ष। किसके द्वारा? सीताध्यक्ष। जो राज्य की, जो भूमि कर जो राज्य की आय का क्या था? मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का क्या होता था? अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि जो मतलब कह सकते हो कृषि भूमि का अध्यक्ष कौन था? और वही भूमि कर वसूल करने का क्या करता था? कार्य करता था। जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में व्यापार कर वसूलता था। अकराध्यक्ष जानते हैं खानों का नियंत्रण करता था। तो सी वाला सही है। अगला, प्रशासन संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मौर्य में। लास्ट में, मौर्य काल में सीता संबंधित है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। मौर्य काल में राजकीय भूमि से व्यवस्था सीता द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था, ठीक है। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यावहारिका, अंतपाल, प्रतिष्ठा। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व जानते हैं कौन करता था? समाहर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिष्ठा वही होता था जो फौजदारी न्यायालय का, न्यायालय को कहते थे कंटक शोधन। क्या कहते थे? कंटक शोधन। क्लियर? आइए अगला देखते हैं। उन्होंने लिख दिया है प्रतिष्ठा विषयों कमिश्नर का प्रशासक था। कोई बात नहीं, कई जगह 2-2 चीजें वर्णन हो सकता है, हिस्ट्री है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य पौताध्यक्ष? पन्याध्यक्ष वाणिज्य से संबंधित था। पौताध्यक्ष नापतौल था। ये
एग्रोनोमोई क्या होता था? अब देखो ये देख लो, एग्रोनोमोई अधिकारी होता था, लेकिन इसमें माप तौल तो पन्याध्यक्ष हो गया, ठीक है। नहीं, राजस्व वाला तो समाहर्ता वगैरह हो जाता था। सीता अध्यक्ष होता था, राजस्व वाला तो समाहर्ता ही हो जाएगा। अब आइए कौन? मार्ग निर्माण, ये याद रख लीजिएगा, आप लिख लो साइड साल्ट में कहीं, मार्ग निर्माण के आगे कौन सा अधिकारी लिख लो? एग्रोनोमोई अधिकारी, ठीक है, एग्रोनोमोई। सिंचाई सुविधाओं का, एक सेकेंड, एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। सी माना है, तो जब उत्तर प्रदेश राजस्व का संग्रह भी है, सिंचाई सुविधा, लेकिन मुख्य कार्य कौन है इसमें? ठीक है, ये है मुख्य कार्य कौन? काम और भी है, लेकिन मुख्य यही है, और आयोग ने इसको माना तो आप भी वही मानिए, ठीक है। पंकोदक सन्निरोधे, तो पानी को गंदा करने पर मतलब इस प्रकार का जुर्माना, बोला जाता। सन्निरोधे, फेंकने के कारण लिया जाने वाला क्या था? जुर्माना था। पंकोदक सन्निरोधे, पंकोदक, इन्होंने लिखा है पूरा, देखो इन्होंने लिखा है इसको, तलार क्या होगा इनका, ठीक है। और जो है चोरी डकैती, बलाधिप के देखो, बलाधिप कौन देगा? चुंगी का सुरक्षक। सहास्दिपि, चोरी डकैती के मुकदमों का, ठीक है। तलार क्या हो गया? हो गया ग्रामीण कर वसूली करने लगा। इसको लिख लो चाहे, ये विशेष 22 में, तो इसको लिख लेना। तलार का क्या है? राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, तलार। तो तलार से क्या कह रहे हो? तलार, राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, उसे क्या कहोगे? तलार। रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल क्या है? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी, पट्टकोल, क्लियर। फिर आइए सहसाधिपि, सहसाधिपति कौन है? चोरी डकैती कौन है? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, अधिकारी होगा। बलाधिप कौन होगा? चुंगी का सुरक्षक, बलाधिप चुंगी का सुरक्षक, मुकदमा का अधिकारी। और तलार राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, और पट्टकुल ग्रामीण कर वसूल करने का अधिकारी। आइए चलते हैं, बी वाला सही है, तलार है। सहसाधिपति है, जो है आपका क्या? चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी के मुकदमे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जानते हो कौन था? नालंदा, तक्षशिला था, सॉरी, नालंदा तो आगे होता है गुप्त वगैरह काल में। समाप्त हो रही है, देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं। इकतीस हैं, क्लियर। 131 क्वेश्चन है, कितने पे हम लोग पहुंच गए हैं? 114 पे पहुंच चुके हैं, बस फटाफट होते। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो है निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इन्होंने कौन से बताया? धर्म स्थिति कौन था? दीवानी न्यायालय। और कंटेक्ट शोधन कौन था? फौजदारी, ठीक है। धर्म था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक कौन था? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, ठीक है। फिर आइए, अमात्य धर्मोपदेश बनाया जाता था। इतिवृत्तो राजसी, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, ठीक है, कहानियों को कंठस्थ याद रखेगा। जो सांस्कृतिक और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय, हाँ ये है।
इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। ठीक, याद रखेगा। माध्यम संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? मौर्यों ने किया था। आगे चल के गांव की स्वायत्त व्यवस्था के बारे में कौन संबंधित कार्य समितियों को बनाते थे? हाँ, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी, ठीक, पति द्वारा परित्यक्त पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति किसने दी है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने दी है। जो है क्या है, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका क्या कर सकती थी? त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी पति पत्नी को त्याग सकती थी, पत्नी पति को त्याग सकती थी। ये किसमें मिल रही जानकारी? अर्थशास्त्र में मिल रही कौटिल्य के। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ये मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा नहीं कर सकती। कौन कर रहा है? मनुस्मृति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक, ठीक, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया नाम गया था फालन छत्री या व्रात छत्री। विदेशियों को जो है उन्होंने को भारतीय समाज में मनु को व्रात क्षत्रिय फालन क्षत्रिय क्षत्रियास कहा गया, सामाजिक स्तर दिया गया था। हाँ, इनमें सेट करो, किस करोगे? मेगस्थनीज करोगे 3, फिर कौन करोगे? फायान करोगे कि हेनसांग करोगे? इसिंग और फिर हेनसांग कि सबसे पहले फिर तुमने हेनसांग किया, फिर यूनानी शासक सेल्यूकस के मेगस्थनीज बहुत दिनों बाद पाटलिपुत्र में रहा। भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय आए। इसिंग 7वीं शताब्दी में, इतना याद रखेगा। इसिंग के शताब्दी में आया है, क्या याद रखे? 672 कुछ ऐसे टाइम पीरियड में आया है। कौन? इसिंग। और ये जो आपके कौन आए हैं? हेनसांग 600, हेनसांग किस में आए हैं? 629 के आसपास आए हैं। ठीक है, हेनसांग याद रखेगा। हाँ, तो कौन हो गया आपका पहला? ये अच्छा सीक्वेंस है, इसको चाहे लिख लीजिएगा एक जगह पे, बस एक दो। मेगस्थनीज है, फिर कौन है? फायान है, फिर कौन है? हेनसांग है, फिर कौन है? इसिंग है। ठीक है, मतलब बाद ही इसिंग आया है। ठीक, मतलब 7वीं शताब्दी के शुरुआत में आया है हेनसांग, मतलब 629 में, और उसके अंत के करीब कौन आया 7वीं शताब्दी में? चंद्रगुप्त का कौन लगाओगे? सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का कौन लगाओगे? अमित्रघात। अशोक, तो 3 2 1 4 3 4 फिर 1 4 2 3 1 4। अंतिम ईस्वी में की थी। अंतिम शुंग राजा वासुदेव कर्ण ने की, उसने राज सिंहासन हथिया लिया। देवभूति और कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। आंध्र ने कर्ण वंश के सभी क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं, क्योंकि तो कर दिया। शायद सुशर्मा था, क्या था अंतिम वाला? ठीक, सुशर्मा ही था। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहला कौन है? किसकी हत्या की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शासक मौर्य वंश के भयदत्त थे। और फिर शुंग के बाद कौन आते हैं की हत्या? कर्ण वंश के शासक हुए सुशर्मा, उनकी हत्या किसने कर दी? सातवाहन वंश का। ठीक है, हाँ, फिर अगला मौर्य काल में प्रणयम था। क्या था? आपातकालीन कर, याद रखेगा। प्रणयम लिख लेना एक। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? या प्रणय एक पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल
इसी सदी के पूर्व में कौन आ रहा है? अशोक आएंगे क्या इसी सदी के पूर्व में? चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, रुद्र 56 रुद्रदामन। और ईसा पूर्व मतलब बीसी में कौन आ रहे हैं? 2 और 3, यही वाला क्या है? सही है। फिर आइए ईस्वी सन में लिखा हुआ है सब, ठीक। जल की आवश्यकता को ध्यान में उसने कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर। निम्नलिखित में किस अभिलेख में जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने से हैं। ये अभिलेख ईसापुर 6ठी शताब्दी के हैं, ईसापुर के हैं, तीसरी शताब्दी ईसापुर के हैं। 269, 261 बीसी, ये सब अशोक के समय का मामला है। तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत। स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां मतलब बिहार में ही है बराबर। और कहाँ कौन सी पहाड़ियां? नागार्जुनी पहाड़ी। याद रखेगा, इसको लिख गुफाएं हैं। तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाएं हैं? 4। लिखो इसको बच्चों, लिख लीजिएगा। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी दोनों कहाँ है? बिहार में है। बराबर और नागार्जुनी में कितनी पहाड़ियां हैं? 3 हैं। और बराबर में कितनी पहाड़ियां हैं? 4 पहाड़ियां हैं, 4 गुफाएं। नागार्जुनी में कितनी गुफाएं हैं? 3 गुफाएं हैं। और बराबर पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। तो नाम भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोम ऋषि गुफा, ठीक है, इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा काटकर बनाई गई। इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, से संबंधित हैं। वो गुफाओं के नाम मणिभद्र। अब देखो 4 हैं, 3 गुफाएं। ये नागार्जुनी बराबर समर्पित है। और नागार्जुनी ये नहीं नागार्जुन कोंडम आंध्र प्रदेश में, तो वहां नागार्जुनी गुफा लगाए। नागार्जुनी गुफा कहाँ की है? बिहार की। बराबर कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से? ये है बेसनगर परखम। कहां से प्राप्त हुई? मौर्यकालीन मूर्ति में मणिभद्र यक्ष नाम से मूर्ति किस स्थान पर? तो ये आपका पूरा क्या हो गया? अभी मथुरा की मूर्ति कला का प्रभाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है, ये है, ठीक है। ये मूर्तियां यक्षों की हैं, ठीक है। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ भद्र या यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, मथुरा से हुआ है, ठीक है। ये सब आप इतना नहीं डीपली पूछेगा। राजस्थान साक्ष्य प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में, देख लो मथुरा से कौन प्राप्त हुई है मूर्ति? यक्ष प्रतिमा। और ये किस समय के? मौर्य कालीन है, ठीक है। यक्ष प्रतिमा मौर्य कालीन है, यक्ष प्रतिमा। और इसको ब्रैकेट में लिखना, क्या कहा जा रहा है? परखम कहा जा रहा है, और मौर्य काल संबंधित है, ठीक है। हाँ, परखम यक्ष कहा जा रहा है। अब इसमें बता दीजिए, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, कर लोगे आप लोग। इनमें सही सम्मिलित बताना है। लोथल एंशिएंट डकयार्ड है, बिल्कुल। सरनाथ से पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, राजगिरी नहीं थी, ये पाटलिपुत्र थी उनकी। कौन थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्ध, सी सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? सी ही सही है, ठीक। एंशिएंट डकयार्ड है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ, नालंदा ग्रेट है, बुद्ध लर्निंग, परंतु राजगिरी कैपिटल ऑफ अशोक का युग गलत है। सही स्थान सिंह तो स्तंभ पर कहाँ बने? सारनाथ में ही बने। तो लायन कैपिटल, बहरहाल राजगिर से इसका कोई मतलब नहीं है। जो शीर्ष भाग पर
तो उसे ही लायन कैपिटल ऑफ अशोक कहा जा रहा है सारनाथ को, और यहीं पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। आज का ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। इससे क्वेश्चन आंसर मौर्य काल के आते हैं तो इसी से आपके फंस जाएंगे। देखा होगा इतने सारे सन में क्वेश्चन आंसर आए हैं, लगभग इतने सालों से आयोग के पेपर हो रहे, सबके क्वेश्चन समाहित इसमें किए गए थे, तो आपका क्वेश्चन बनना यहाँ से लगभग, यदि मौर्य काल से आता है तो बनना यहाँ से तय हो जाएगा। क्लियर? यदि आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भी रखो। ठीक है बच्चों, अब कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।